Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today third topic of this week is that of meiotic errors or non-disjunction. As you people know that previously we have completed meiosis and importance of meiosis, and I have just given you people a little bit introduction of meiotic errors which are said to be non-disjunction as well. तो हम किस पॉइंट पे थे गर्ल्स? प्रीवियसली हमने इस पॉइंट पे अपना लेक्चर स्टॉप किया था कि meiosis ensures specific number of chromosomes in particular living organisms, sexually producing diploid organisms. We have talked about human beings that they have 23 pairs of chromosomes in each of their cell or in all 46 chromosomes. और अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो जाए तो that causes meiotic errors, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन that leads to different type of syndromes or abnormalities, genetic abnormalities. So we have to start that meiosis is an orderly occurring phenomena which ensures every phase with appropriate finish, but sometimes at any point the result may be unexpected, causing abnormalities. One of such abnormalities is chromosome non-disjunction, in which chromosomes fail to segregate during anaphase and telophase and do not finish with equal distribution of chromosomes along all the daughter nuclei. This results either increase or decrease in the number of chromosomes, causing serious physical, social, and mental disorders. This non-disjunction may be in autosome or in sex chromosomes. Some examples of each type may be discussed below in details. जी, तो meiotic errors गर्ल्स, आप meiosis पूरा पढ़ चुके हैं. आपको क्या लगता है अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि where can such kind of meiotic error happen in the cell during cell division? देखें, जब सेल डिवाइड करता है और गैमीट्स ने बनना होता है और मियोसिस का प्रोसेस जो सारा आप देख आए हैं वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो यू नो वेल दैट देयर इज़ अ पॉइंट. कौन सा पॉइंट? अब देखें, प्रोफेज में या मेटाफेज में नथिंग कैन हैपन. ठीक है, वो फेजेस आपको याद है ना, उसमें जस्ट क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हो रही है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्रोमोसोम सेंट्रल या इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो रहे हैं. लेकिन आप देखें जो एनाफेज है दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज़, क्योंकि एनाफेज स्टेज पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स ने सेग्रीगेट करना होता है. आपको याद है ना कि क्रोमोसोम कैसे, आप डायग्राम में भी आपने देखा, बुक्स आपके पास हैं, आप देखें कि एनाफेज स्टेज में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के एक पोल की तरफ और हाफ दूसरे पोल की तरफ जाते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ कि यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो जाए, यानी क्रोमोसोम अगर नॉर्मली सेग्रीगेट नहीं होते, तो क्या होता है कि किसी डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ज़्यादा चला गया और किसी में कम रह गया. तो इसके रिज़ल्ट में अगर ये डॉटर सेल्स यानी ये जो गैमीट्स हैं ये आगे फर्टिलाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपको पता है ना कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी बड़ी रैंडम सेग्रीगेशन होती है, और कोई भी एग किसी भी स्पर्म को फ्यूज़ कर सकता है, या कोई भी माइक्रोस्पोर जो है वो मेगास्पोर को फर्टिलाइज़ कर सकता है और जाइगोट बन सकता है. तो अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है नेचर में, तो दैट रिजल्ट्स इन meiotic एरर्स, जिनको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. अब ये जो meiotic एरर्स हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं और ऑटोसोम्स में भी. आपको पता है ना, जो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से सारे के सारे ऑटोसोम्स होते हैं. ठीक है, मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं सेल्स, और डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर. लेकिन जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर होता है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ना, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो ऑटोसोम्स होते हैं, उन पे बाकी जीन्स होती हैं, बाकी हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने की. लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, 23rd पेयर, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को कंट्रोल करता है. समझ गए ना आप बात?
जैसे कि एक्स क्रोमोज़ोम एक्स क्रोमोज़ोम है तो वो फीमेल्स होंगी, एक्स वाई क्रोमोज़ोम होगा तो वो मेल होगा। तो ये इस तरह की बात हो रही है। तो सम टाइम ये मियोटिक एरर्स ऑटोजोम्स में होते हैं और सम टाइम सेक्स क्रोमोज़ोम्स में। और ऑफ कोर्स जब ये क्रोमोज़ोमल एब्रेशंस है, जो क्रोमोज़ोमल म्यूटेशन आप कह लें या आप इसको मियोटिक एरर कह दें, यानी क्रोमोज़ोम इक्वली डॉटर सेल्स में अगर डिवाइड होकर नहीं जा रहे और ये सेक्स क्रोमोज़ोम में अगर हो रहा है तो द रिजल्ट विल बी मोर ड्रास्टिक। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ गर्ल्स, कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं मतलब वो ऑफ कोर्स वो आगे पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने आगे गैमीट फॉर्मेशन हो रही है और अगर ऐसे एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स जाइगोट में वो एबनॉर्मलिटी जाएगी और वो जाइगोट जब डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरी करते हुए एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी एक न्यू जो ह्यूमन बेबी जिसकी बर्थ होगी ऑफ कोर्स वो एबनॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स जो है 46 नहीं होंगे, या एक ज़्यादा या एक कम होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन और एबनॉर्मलिटी। तो ऐसे ही क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनमें से हमारे पास जो एक है उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। इन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को सिंड्रोम्स का नाम दिया जाता है। मंगोलिज्म, जी मंगोल बेबीज़ होते हैं, मंगोल लोग आपने देखे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा तो बहुत छोटे छोटे सर होते हैं इन लोगों के, छोटा सा मुंह होता है इन लोगों का और ये एबनॉर्मल होते हैं, जैसे आपने इनको भीख वगैरह मांगते देखा होगा। तो ये मंगोल होते हैं, इनमें डाउन सिंड्रोम होता है। ये इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को हम मंगोलिज्म कहते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस, लेट्स सी। इट इज़ वन ऑफ द consequences ऑफ ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन इन मैन। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये ह्यूमन बीइंग में एक ऐसी ऑटोजोमल ऐसी एक एबनॉर्मलिटी या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी जो ऑटोजोमल है, यानी ये ह्यूमन बीइंग के ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स में होता है, नॉट इन सेक्स क्रोमोजोम। ड्यूरिंग विच होता क्या है इस डाउन सिंड्रोम के दौरान, ड्यूरिंग विच 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम, येस दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन गर्ल्स, ये कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारा होता है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो हमारा होता है दैट फेल्स टू सेग्रीगेट रिजल्टिंग इन गैमीट्स विद 24 क्रोमोजोम्स। जी, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ना एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में। तो जब 21वां पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेग्रीगेट नहीं करता तो क्या होता है, जब वो सेपरेट आउट नहीं करेगा तो बेटा कुछ डॉटर सेल्स ऐसे जाएंगे ना जिनमें एक क्रोमोजोम एडिशनल हो जाएगा, 23 की जगह 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएंगे। व्हेन दिस गैमीट, ये वाला जो एक न्यू डॉटर सेल बना, ये वाला जो गैमीट बना जिसमें 23 की जगह 24 क्रोमोजोम्स हैं, व्हेन इट फर्टिलाइजेज अ नॉर्मल गैमीट द न्यू इंडिविजुअल विल हैव 47 2n + 1 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। देखें जो दूसरा फॉर एग्जांपल अगर एग था गैमीट, उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, लेकिन जो स्पर्म है या जो भी गैमीट है उसमें 24 हैं। तो 23 एंड 24 क्या हो गया, ये नंबर तो 46 से एक्सीड कर जाएगा, ये 47 क्रोमोजोम हो गए। 2n, वैसे तो 2n होता है ना एक सेल, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n होता है, ठीक है। 2 और n में हम क्रोमोजोमल नंबर लिखते हैं, जैसे 23, तो 23 × 2 46 टोटल क्रोमोजोम्स आ जाते हैं। लेकिन +1 का मतलब है कि एक एडिशनल क्रोमोजोम आ गया। क्यों? क्योंकि 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेग्रीगेट ना किया, सेपरेट आउट ना हुआ। सो what will happen, non-disjunction appears to occur in the ova, ठीक है, इट्स प्लूरल ऑफ ओवम दैट इज एग एंड इज रिलेटेड टू द एज ऑफ द मदर। जी, मदर की एज से ये रिलेटेड है, जैसे 40+ जो मोस्टली मदर होती हैं उनमें ये चांस होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब उनकी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एग के अंदर जो 21वां पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, वो सेग्रीगेट नहीं करता और जो रिजल्टेड एग्स की फॉर्मेशन होती है उनमें 47 क्रोमोजोम्स आ जाते हैं। और जब ये एग फर्टिलाइज करता है किसी स्पर्म को तो रिजल्टिंग जो जाइगोट बनेगा उसमें 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ जाएगा। तो द चांसेस ऑफ टीनेज mothers having Down syndrome child is 1 in many thousands, but of 40 years old mother 1 in 100 chances, and by 45 the risk is 3 times greater।
तो टीन एज मदर्स में कम चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम के कि उनका बेबी डाउन सिंड्रोम हो, यानी उनमें दिस इन अप्रोप्रिएट जो सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम के एनाफेज के दौरान उसके चांसेस कम होते हैं, जबकि 40 प्लस मदर्स में वो ज़्यादा हो जाता है और 45 प्लस मदर में ये रिस्क उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक हो गया गर्ल्स। और द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव, अब इसके क्या होते हैं सिम्टम्स, क्या होते हैं जो मंगोल बेबीज़ होते हैं या जो डाउन सिंड्रोमिक बेबीज़ होते हैं, उनमें सिम्टम्स ये होते हैं कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव फ्लैट ब्रॉड फेस, स्क्विंटेड आइज समझते हैं ना, जो फिरी हुई आंखें होती हैं, स्क्विंटेड आइज, with the skin fold in the inner corner एंड प्रोट्रूटिंग टंग। मेंटल रिटार्डेशन होती है, टंग इनकी बाहर रहती है, मेंटली ये नॉर्मल नहीं होते। एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम, जब CNS यानी सेंटर नर्वस सिस्टम नॉर्मल नहीं होगा तो आपने खुदा ना खास्ता अपनी फैमिली में या सराउंडिंग में ऐसे बच्चे देखे होंगे, ये बहुत फैटी होते चले जाते हैं, बस एक जगह बैठे रहते हैं, स्क्विंटेड आइज़ होती हैं, इनका जो ऐसे डबल चिन टाइप बना होता है और ये मेंटली नॉर्मल नहीं होते। ऑटोसोमल non-disjunction may occur in other than 21st chromosome, which usually results in abortion or death in a very early age। तो sometime 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जगह किसी और क्रोमोसोम के थ्रू भी ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। और जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं लाइक समटाइम तो वो प्रेगनेंसी ही कैरी ऑन नहीं होती कि वो अबॉर्ट आउट हो जाते हैं, या फिर ऐसे बच्चों की अर्ली एज में लाइक मंगोल किड्स डाई एट अ वेरी अर्ली एज, यानी ये बच्चे मेच्योर नहीं होते और यंग एजेस में इनकी डेथ हो जाती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट मंगोलिज्म या जिसको आप डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें व्हाट्स द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड गर्ल्स, क्या आपने इसमें एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये उसमें होता है और ये मोस्टली फीमेल्स में होता है, यानी एग फॉर्मेशन के दौरान ये वाला मियोटिक एरर इट हैपन्स। और इसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम एडिशनल आ जाता है गैमीट के अंदर, यानी 46 की जगह 47 जो हैं वो क्रोमोसोम्स आ जाते हैं ऐसे सेल के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे मियोटिक एरर और नॉन डिसजंक्शन, दैट इज़ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। जी, दीज इंडिविजुअल्स हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल 47 क्रोमोसोम है इनके अंदर, 44 ऑटोसोम प्लस XXY। जी बेटा आपको पता है कि या ये क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ फीमेल ये XX होना चाहिए और इन केस ऑफ मेल ये XY होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि एक एडिशनल X क्रोमोसोम आया हुआ है एज इट्स XXY। सो अगेन हेयर लाइक डाउन सिंड्रोम देयर इज an additional chromosome number, but in this case this is not a sex chromosome but it's it's a sex chromosome other than the autosomal chromosome, as in Down syndrome case it was autosomal chromosome. So they are phenotypically male but have frequently enlarged breasts, tendency to tallness, ओबीजिटी मतलब मोटे होते हैं ये लोग, स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म्स एट इजैकुलेशन एंड अंडर डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। जी, अब यह इस तरह के जो बच्चे होते हैं दुनिया में आते हैं जिनमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, तो आप देखें कि फिनोटिपिकली ये मेल होते हैं, यानी कि जीनोटिपिकली तो आप देखें ये XXY हैं, यानी ना तो ये XX हैं कि ये फीमेल होते, ना ये XY हैं कि ये मेल होते। तो इनमें क्योंकि एक X है तो फिनोटिपिकली तो ये मेल हैं, लेकिन इनमें फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हुए होते हैं, जैसे कि लार्ज ब्रेस्ट होना, लेकिन ये हाइटेड होते हैं, समटाइम बियर्ड भी डेवलप हो जाती है और ये इनमें स्पर्मोजेनेसिस होता है। सो मेल्स विथ 48 क्रोमोसोम्स जो है उनका ये क्रोमोसोम आपको दिखाया कि 44 क्रोमोसोम्स हैं और ये देखिए XXXY इनमें एडिशनल क्रोमोसोम है, और ये विथ 49 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं एंड विथ 47 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। यानी कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है इसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये 47 क्रोमोसोम नंबर के साथ भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ भी हो सकते हैं और 49 नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इनके अंदर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ना तो नॉर्मल मेल्स होते हैं और ना ही नॉर्मल फीमेल्स होते हैं। सो दिस इज़ द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
टर्नर सिंड्रोम पे। जी, दिस इज ऑल्सो अ मियोटिक एरर। दीज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोजोम विद ओनली 45 क्रोमोजोम्स। देखा आपने, 44 ऑटोजोम्स हैं और जो एक सेक्स क्रोमोजोम है ये अब देखें अकेला एक्स है। इसको एक्स एक्स होना चाहिए था या एक्स वाई होना चाहिएगा, बट इट्स अलोन X. So individuals with this condition often do not survive pregnancy and are aborted. Those who survive have female appearance with short stature एंड वेब्ड नेक, यानी बड़ी जुड़ी हुई सी इनकी नेक होती है, विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स। जी, तो अब जो डाउन सिंड्रोम है इसमें आपने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि अभी तक जो आपने डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखा इसमें एक एडिशनल क्रोमोजोम था, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है ये इसमें डिप्लीशन आप देख रहे हो, डिलीशन देख रहे हो, यानी कि एक क्रोमोजोम नंबर कम है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं, तो इन लोगों में कितना क्रोमोजोम नंबर होता है 45। इट मीन्स कि एनाफेज के दौरान क्रोमोजोम्स का जो सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन है वो प्रॉपर ना हुआ। जो दो डिफरेंट पोल्स पे जब क्रोमोजोम जा रहे थे ना, मूव करते हैं एनाफेज के दौरान, एनाफेज 1 के दौरान, तो उस दौरान ये सेग्रीगेशन नॉर्मल ना हुआ, जिस वजह से एक कुछ गैमिट ऐसे डॉटर सेल्स बने जिनमें एक क्रोमोजोम लेस रह गया। तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये फीमेल्स होते हैं, लेकिन ये ऑफ कोर्स स्टेराइल होते हैं, यानी ये फर्टाइल फीमेल्स नहीं होती और विदाउट ओवरीज होती हैं, और इनके जिस बड़ी शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड और फैटी फीमेल्स होती हैं अगर ये ज़िंदा बच जाए और मैच्योर हो, अदरवाइज़ ये मोस्टली ऐसी प्रेगनेंसीज अबॉर्ट हो जाती हैं। जी, तो इट वॉज ऑल अबाउट टर्नर सिंड्रोम। अब आगे ये गर्ल्स इस डायग्राम पे आप फोकस करेंगे, विच इज़ एट पेज नंबर 159 ऑफ योर बायोलॉजी बुक। आप देख रहे हैं कि इस जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इन दोनों में नॉन डिसजंक्शन की स्टेजेस आपको दिखाई जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ये सामने आपको एक पेरेंटल सेल नज़र आ रहा है ना, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स, एक रेड और एक ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है। अब जाहिर है ये सेल जब डिवाइड हो रहा है मियोसिस 1 के दौरान, तो ये डिवाइड करके 2 सेल्स बना रहा है। ये जो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, आप मियोसिस पढ़ रहे हैं कि इन दोनों में एक एक क्रोमोसोम को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेग्रीगेशन प्रॉपर ना होने की वजह से एक डॉटर सेल में जो है एडिशनल क्रोमोसोम चला गया, यानी कि 2 इसमें आ गए, यानी एक होना चाहिए था 2, और जो दूसरा है उसमें कोई क्रोमोसोम गया ही नहीं। ठीक हो गया। तो अब इसके रिजल्ट में ये वाले जब फर्दर मियोसिस 2 इसमें होगा और जो गैमीट्स बनेंगे, तो आप देख रहे हैं ये n+1 है, n+1 है, ये n-1, यानी कि इसमें इन पहले 2 में एडिशनल क्रोमोसोम आ गया और दूसरे 2 में कोई क्रोमोसोम आया ही नहीं। अब जब ये वाला सेल जो ये आपको सेल दिखाई गए ना, ये इनमें से जब सेल सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर होगा, तो मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन की सूरत में हो सकती है कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज पे आप देख रहे हैं कि बड़ा प्रॉपर किस्म की सेग्रीगेशन हुई है, जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं उनमें एक एक क्रोमोसोम आ गया, इट्स ओके। नेक्स्ट अब जो फर्दर ये डिवाइड करके गैमीट्स बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि अगेन वही हो रहा है कि एक जगह 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक जो गैमीट बना उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं आया, ये अब नॉर्मल गैमीट बना। फिर जो दूसरे हैं उनमें नॉर्मल है, आप देख रहे हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल हैं, एक एक क्रोमोसोम इनमें आना चाहिए था, एक एक आ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक में एडिशनल चला गया और एक में कोई भी ना गया। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन बड़ी रेंडम होती है, अगर तो ये नॉर्मल वाले गैमीट्स आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा, लेकिन अगर इन एबनॉर्मल वाले गैमीट्स में से कोई पार्टिसिपेट करेगा तो इट विल रिजल्ट आइदर इन केस ऑफ an additional chromosome number or a less chromosome number other than 46. Got it? So that will result in either Down syndrome or in case of Klinefelter syndrome or in case of a Turner syndrome. तो ये डायग्राम से आपको समझ लगी होगी। नीचे एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें डिफरेंट सिंड्रोम्स आपको दिखाए हुए हैं। आपने तो डाउन और टर्नर सिंड्रोम पढ़ा ना, और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम भी होता है, मेटाफीमेल सिंड्रोम भी होता है, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, मेटाफीमेल सिंड्रोम। फिर सेक्स दिखाई हुई है, M फॉर मेल और
F फॉर फीमेल, डाउन सिंड्रोम मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम भी दोनों में हो सकता है, चांसेस हैं, एडवर्ड भी हो सकता है, टर्नर और ऑनवर्ड जितने भी सिंड्रोम्स हैं, टर्नर और मेटा फीमेल सिंड्रोम से फीमेल्स में होता है, जबकि क्लिनफिल्टर मेल में और जैकब सिंड्रोम भी से मेल्स में होता है। अब क्रोमोसोम्स देख रहे हैं आप, ट्राइजोमी ऑफ द 21st नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हो रही है, यानी एडिशनल एक क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक हो गया। और कुछ में XO मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम कम है इसमें। अब इसमें अबॉर्शंस के चांसेस और फ्रीक्वेंसी दिखाई है कि 1 आउट ऑफ 700 में ये चांस है, 15,000 में से 1 में ये चांस होता है कि दैट विल गिव बर्थ, मदर विल गिव बर्थ और उसमें वो सिंड्रोम आएगा। तो इस तरह से गर्ल्स ये आपने जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ देखी, मियोटिक एरर्स आपने देखे। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। जी ये क्या है? अच्छा, cells in an organism depend upon various extracellular and intracellular signals for its regulated controlled activities like cell division, pattern formation, differentiation, morphogenesis यानी कि different parts की जो formation होती है, and motility। मतलब cells आपको पता है ना आपस में interconnected होते हैं, उनमें different activities हो रही होती हैं। Each cell is predestined to its fate, that is what responsibility it has to take and in which way even the death of the cell is programmed। बेटा जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो टॉपिक्स हैं, ये सेल्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं कि किस तरह से सेल्स का भी एक फेट होता है, सेल्स की भी एक डेस्टिनी होती है कि किस सेल्स ने की कब डेथ होनी है, ऑटो डेथ होनी है, सेल्स ने सुसाइड करना है, मतलब सेल्स ने किस तरह के कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं, उनमें प्रोग्राम्ड होती हैं। सो ये में पेज नंबर हम 160 पे हैं। Programmed cell death helps in proper control of multicellular development, which may lead to deletion of entire structure, that is the tail of the developing human embryos or part of structure like tissue between the developing digits or our fingers. Cell death even controls the number of neurons because most of the neurons in the human body die during development। जी अब आपको ये बात अजीब सी लग रही होगी कि ये हम कैसा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सेल्स जो डिवाइड करके बने अब उनकी डेथ हो रही होती है। तो गर्ल्स नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जिसमें सेल्स ने जो सेल्स बनते हैं उन्होंने साथ साथ ख़त्म भी होना होता है, जो अननेसेसरी सेल्स होते हैं। जैसे कुछ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही सेल्स बनते हैं, उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती रहती है। इसी तरह से ह्यूमन एम्ब्रियो में टेल होती है, लेकिन वी द एडल्ट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव अ टेल। वाई? बिकॉज हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो टेल डेवलपमेंट के सेल्स होते हैं उनकी खुद ही डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे अंदर जो है वो आपने देखा कि ह्यूमन डिजिट्स है, हमारी फिंगर्स सेपरेट होती हैं ना, कुछ लोगों की उंगलियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब हमारी फिंगर्स क्यों सेपरेट आउट हैं? हमारे ये जो बीच के सेल्स होते हैं ना, जो वेबिंग करते हैं, इनकी भी ऑटोमेटिकली सेल्स की डेथ हो जाती है, तो इस तरह हमारे वो टिश्यूज़ डेवलप नहीं होते और हमारी फिंगर्स सेपरेट होती हैं। सेल डेथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज कंट्रोल्ड बाय टू फंडामेंटली डिफरेंट वेज, दैट इज either the cell commits suicide in the absence of survival signals, that is the trophic factors, or cells are murdered by killing signals from other cells। जी अब सेल्स की डेथ दो मैकेनिज्म से बायोलॉजिकली होती है। एक तो ये कि सेल्स अपने आप को खुद ख़त्म कर लेते हैं, जिसको आप सेल सुसाइड कहते हो, और एक ये कि सेल्स को किल कर दिया जाता है by the signals from other cells। अब internal program of events and sequence of morphological changes by which cell commits suicide is collectively called as apoptosis। जी it's a Greek word that means dropping off or falling off। apoptosis क्या हुआ? ये एक ऐसी डेथ होती है सेल्स की कि सेल अपने आप को खुद ख़त्म कर लेता है। इट इज़ इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट्स सुसाइड। यानी सेल को जब ऐसी सिग्नलिंग मिलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नॉन फंक्शनल हैं, तो वो सेल्स अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो सेल सुसाइडल मैकेनिज्म को हम एपोप्टोसिस कहते हैं।
During this process, the dying cells shrink and condense, ultimately split up, thus releasing small membrane-bound apoptotic bodies, which are generally phagocytosed. Phagocytosis समझते हो, जो सेल्फ अपने आप को खुद engulf कर लेता है, eat up कर लेता है, और दूसरे सेल्स फिर उसको भी engulf कर लेते हैं. So ये हो गया apoptosis. Then intracellular constituents are not released freely in extracellular atmosphere, which otherwise might have deleterious effects. In contrast to suicide, the cell death due to tissue damage is called necrosis, during which the typical cell swells and bursts, releasing the intracellular contents which can damage neighboring cells and cause inflammation. जी, अब देखो जैसे हमारे बॉडी की किसी पार्ट में पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गया, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में लोगों को इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, सेल्स की डेथ होने लग जाती है. तो जिसमें सेल्स किसी डैमेज से गुजरते हैं, कोई भी सेल में डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो सेल खुद ही सेल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, सेल का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम जल जाते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं, किलिंग हो गई सेल की. इस मैकेनिज्म को हम नेक्रोसिस कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी में एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में सामने हमें नज़र आता है. ये आप डायग्राम देखें, इसमें आपको एक सेल दिखाया हुआ है, और ये जो सेल है ये माइल्ड कन्वल्यूशंस में से गुजर रहा है, क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन हो रही है एंड सेग्रीगेशन हो रही है, कंडेंसेशन साइटोप्लाज्म की हो रही है. यानी एक सेल ने जब एपोप्टोसिस के थ्रू सुसाइड करना होता है ना, तो अब देखें सेल्स नॉर्मल सेल से अपनी शेप चेंज कर रहा है ना, सेल की कंडेंसेशन हो रही है साइटोप्लाज्म की, फिर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगी, ब्लैबिंग होगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ब्रेक करके साथ से हो गए, सेल की फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो गई है. तो सेल ने अपने पार्ट्स को, ये आप देखें कि वो जो सेल, एक पेरेंटल सेल जो डैमेज में से गुजर रहा था, जो सुसाइड करने जा रहा है, उसने अपने पार्ट्स को ब्रेक किया, फिर वो पेरेंटल सेल अपने ही पार्ट्स को जो एपोप्टोटिक बॉडी जो उसने रिलीज़ की है उसको वो फेगोसाइटाइज कर रहा है, यानी उसको वो ईट अप कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है. इस तरह सेल अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं. तो ये नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं सेल्स के डैमेजेस के, विच आर एपोप्टोसिस, सेल सुसाइड मैकेनिज्म, एंड नेक्रोसिस, सेल का नेचुरली टिश्यू डैमेज जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ पे गर्ल्स हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है सेल साइकिल का. आप इसकी एक्सरसाइज देखोगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स भी हैं इसमें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं. आपने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है ख़ुद इसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है चैप्टर की. फिर आपने क्वेश्चंस को भी देखना है, इनको अटेम्प्ट करना है आपने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है, एज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. थैंक यू ऑल. अल्लाह हाफ़िज़.